अंतरिम बजट वर्सेस लोकसभा चुनाव। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख। महिला, युवा, गरीब, किसान सबको नए बजट में उम्मीद की किरण दिखती है ताकि उनका घर, परिवार, दिनचर्या का कभी बजट न बिगड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट था, लेकिन बजट में क्या है खास, आइए जीएफएक्स के जरिए आपको बताते हैं। जिलों में विकास, महत्वाकांक्षी जिलों को विकास यात्रा में शामिल किया जाएगा। पूर्वोत्तर, लोगों को भारत के विकास यात्रा का अहम अंग बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनने जा रहे हैं। रूफटॉप सौर ऊर्जा, 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। एक व्हीकल की चार्जिंग, एक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होगी। मध्यम वर्ग के लिए आवास, नया घर खरीदने या बनाने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, 9 से 14 साल के बच्चों को इसका टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास, आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। आयुष्मान भारत, आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। कृषि किसान, 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान के लाभार्थियों को बजट से सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों यानी कि युवा, गरीब, महिला और किसानों को ताकत देगा। देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। ये 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वहीं विपक्षी दलों ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इस बजट में शून्य मिला है। तो क्या अब ये समझा जाए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बजट को मुद्दा बनाकर अपने पक्ष में सेट करने की कोशिश कर रहा है। बजट के बहाने 24 के लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो आज अंतरिम बजट पेश किया गया सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। वैसे भी इसमें जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अंतरिम बजट होता है। तो इस बजट में जनता के लाभ के लिए बहुत ज्यादा कोई योजनाओं का या फिर नीतिगत फैसले लेने जैसी कोई बातें सामने नहीं आती है। ना भी किसी चीज को महंगा करने या सस्ता करने जैसा कोई ऐलान किया जाता है। लेकिन इस बजट में सिर्फ 3 महीने यानी कि अप्रैल तक का बजट तो होता है, लेकिन उसके बाद मई, जून और जुलाई, उन 3 महीनों के बजट के लिए इसको लाया जाता है। यानी कि उस समय का जो खर्च होना है या कितना सरकार के पास आना है, उन सब चीजों का लेखा जोखा या उसका हिसाब किताब समक्ष रखा जाता है। और उन 3 महीनों के भीतर देश को चलाने के लिए जो जरूरी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर खर्च करने के लिए इस बजट को लाया जाता है। चुनावी साल है और अंतरिम बजट में इसीलिए कोई भी सरकार बड़े फैसले या बड़ी योजनाओं का ऐलान नहीं करती है। अब ऐसे में विपक्ष का यह कहना है कि यह बजट मध्यम वर्गीय या जनता के लिए निराशाजनक है, उसको कुछ नहीं मिला है। तो इस बजट से ऐसी कोई उम्मीद रखना भी गलत ही होगा, अनुचित ही होगा, क्योंकि यह बजट अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट जुलाई में जब नई सरकार आएगी, जो भी आए, जिस भी पार्टी की आए, जब वो सरकार आएगी वो लेकर आएगी पूर्ण बजट और जनता को क्या देना है,
जनता के लिए कौन कौन से काम करने हैं, उसके कल्याण के लिए किन योजनाओं पर कितना खर्च करना है, इस तरह की बातें उस बजट में होती हैं। लेकिन इस बजट की अगर कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाए तो रक्षा बजट बढ़ाया गया, 11.1% कर दिया गया, यानी कि अगर पूरे देश की जीडीपी की तुलना में उसको देखा जाए तो 3.4% वो बजट है जीडीपी का। इसी तरह से लखपति दीदी को बनाने का जो आंकड़ा है वो एक बार फिर से टारगेट सेट किया गया। पिछली बार ये जो आंकड़ा था, ये जो लक्ष्य रखा गया था, वो 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य था, लेकिन सरकार केवल 1 ही करोड़ बना पाई है। अब सरकार इसको उपलब्धि समझे या नाकामी, वो आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है। अब उस आंकड़े को 3 करोड़ करने की बात कही गई है। अब वो आंकड़ा 3 करोड़ हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये अब अगले साल का इंतजार आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात सरकार ने कही कि अभी 2 करोड़ और लोगों को आवास देना है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जनक राम जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के। आपका स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। और अभिषेक राम हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। आज बजट आया जनक राम जी, और सरकार का यह कहना है कि यह बजट नए भारत की और विकसित भारत की नींव को रखेगा, उसके संकल्प को और दृढ़ करेगा। तो कैसे? मैं आपको करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और खास करके भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बिहार के देश के तरफ से जो गरीब, कमजोर, विवश, लाचार जो लोग थे उनके लिए बजट आई है। और आप माध्यम से जो बातें मैं सुन रहा था, जिस तरह से निराशाजनक बातें आ रही थी महागठबंधन के विपक्ष के नेताओं की तरफ से, उन लोगों की तो आदत पड़ गई है कि बजट में उनका स्वयं क्या दिखता है, परिवार के लाभ क्या होता है, अब भूल जाएं जनक राम जी, गठबंधन के लोग। जनक राम जी, जो अंतरिम बजट जनक राम जी, मैंने बड़ा सिंपल सवाल किया है इसीलिए कि सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ये भारत के भविष्य की नींव रखने वाला बजट है, विकसित भारत वाला बजट है। वो कैसे संभव होगा, मैं वो जानना चाहता हूं। मेरे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं आपसे। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ, कैसे, ये बताइए ना आप मुझे। आप मोदी की गारंटी पीएम मुद्रा योजना के तहत 44 करोड़ लाभार्थी, पीएम शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थी, पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ लाभार्थी, पीएम जनधन योजना के 51 करोड़ लाभार्थी, आयुष्मान भारत योजना के तहत 6 करोड़ लाभार्थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ लाभार्थी। मैं यही तो बताना चाह रहा था कि पूर्ववर्ती सरकार में न किसान की चिंता, न गरीब की चिंता, न दलित की चिंता, न अति पिछड़ा की चिंता, न सर्व समाज की चिंता। ये चिंता जो इकोनॉमी के रास्ते पर देश के 11वें स्थान पर खड़ा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5वें स्थान पे खड़ा हुआ है। और सबको रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान देकर के देशवासियों को अखंड भारत, जो विश्व को गुरु बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री जी ने देखा है, मुझे लगता है कि उस रास्ते पर देश चल चुका है और जनता उस पर मुहर भी लगा रही है। ठीक है जनक राम जी। हमारे साथ कांग्रेस के नेता कर्नल प्रमोद शर्मा भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। प्रमोद जी, आप बजट पर हमला बोलते हुए ये कह रहे हैं कि ये निराशाजनक बजट है, ये विदाई वाला बजट है बीजेपी की, जबकि ये हम सभी जानते हैं कि अंतरिम बजट है, तो इसमें बहुत ज्यादा जनता के लिए कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के समय के और सरकार के बन जाने के, यानी कि पुनः गठन तक के, नई सरकार के गठन तक के समय का 3 महीने का बजट होता है। तो इसमें वैसे भी कोई ऐलान नहीं होता है, तो फिर इसे निराशाजनक कहना कहां तक उचित, और कैसे फिर आप कह रहे हैं ये सब कुछ? निराशाजनक बजट कहा जाएगा, और पिछले 10 साल से जो बजट पेश हो रहे हैं वो सब निराशाजनक है। आप सिर्फ विश्व गुरु और कहां के गुरु, अब ब्रह्मांड के गुरु बन जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इस देश के 150 करोड़ अगर जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपने उठा के किसानों की बात करते हैं। आपने फिर वही
बोलते हैं गेहूं का दाम देंगे और मिलता है 1700, इसका तो होना चाहिए 2500, 3000 रुपया क्विंटल। वही हालत धान की बात है, धान भी ये लोग 1700 1800 बोलते हैं, 1500 भी मिलना मुश्किल से होता है। सिर्फ आप लोगों को भरोसा नहीं दे पा रहे हैं, आपके लोगों को बिल्कुल भी आपके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। जाके देखिए कि कैसे अग्निवीर लोग सड़क पे घूम रहे हैं। प्रमोद जी, मैं इस अंतरिम बजट पर बात कर रहा हूं और मैं इस अंतरिम बजट के बारे में ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये बजट जनता के लिए निराशाजनक कैसे? आपने क्या दिया अंतरिम बजट में? आपने क्या दिया? सिर्फ आपको बोलने से, अभी प्रवक्ता लोग जब शुरू कर देते हैं विश्व गुरु, अरे विश्व गुरु को एक तरफ रखिए, अभी आप बात करिए क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री में देंगे किसानों को। किसान कहता हमें फ्री बिजली मत दीजिए, हमें सिर्फ अपने उत्पादन का उचित मूल्य दीजिए। ठीक है, और क्या है इस बजट में? ठीक है। अभिषेक राम जी, देने से नहीं होता बात, गारंटी तो आप 10 साल से दे रहे हैं। ठीक है प्रमोद जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद जी, लौटूंगा मैं आपके पास। अभिषेक राम जी, सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह विकसित भारत का बजट है और विपक्ष का यह कहना है कि यह निराशाजनक बजट है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिला, शून्य है। दोनों को कैसे समझे जबकि यह अंतरिम बजट है? ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं लाए जाते। अगर 2004 का अंतरिम बजट देखें तो 2004 में 1 रैंक 1 पेंशन जो लॉन्च हुई थी वो अंतरिम बजट से लॉन्च हुई थी। 2019 में जो पीयूष गोयल जी ने बजट रखा और उसी से किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी देते हैं किसानों को, वो जो 6000 रुपीज पर एनम वाले हैं, तो वो उसी बजट से लॉन्च हुई। तो अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई है जी। लेकिन ये भी बात ठीक है कि भाई ये बहुत कॉन्फिडेंट है सरकार उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन तो हम जीत ही जाएंगे, तो चुनावी ऐसा कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, जो भी देंगे हम फुल फ्लेज बजट जो जुलाई में आएगा उसमें देंगे जी। तो ये मानकर बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा भी कि पिछले बजट से फिर हमारी ज्यादा मैंडेट आया, तो निर्मला सीतारमण जी संसद में कहा भी है कि आज जो हमने बजट पेश करा है या जो पिछले 10 साल में काम करे हैं, तो हमें और ज्यादा मैंडेट से वापसी की उम्मीद है। और सरकार कहीं ना कहीं 400 पार का नारा दे भी रही है जी। तो इसलिए उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को एज इट इज जाने दिया, वरना ऐसा नहीं है कि बजट में, अंतरिम बजट में कुछ नहीं करा जाता। 1971 का जो अंतरिम बजट था उसमें 50 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए थे सिर्फ नए रोजगार बनाने के लिए। और मैंने आपको 2004 भी बता दिया, 2019 भी बता दिया, सॉरी 2014 एंड 2019 दोनों बताए मैंने आपको। हाँ। तो 1 रैंक 1 पेंशन, किसान सम्मान निधि तो होता है। ऐसा नहीं है कि बजट को सिर्फ ये कह दिया जाता है कि भाई हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो फिर बजट ही क्यों लाए? तो अभिषेक राम जी, क्या समझा जाए कि सरकार कुछ देना नहीं चाह रही थी इसलिए ऐसा किया गया, या सिर्फ उस लाइन पर चलना चाह रही थी कि देखिए हमने परंपरा निभा ली? नहीं, परंपरा तो थी नहीं। अगर परंपरा ऐसी थी तो किसान सम्मान निधि 2019 में क्यों दी? तो इसी सरकार ने दी। 1 रैंक 1 पेंशन अनाउंस कांग्रेस ने की। ऐसा नहीं है कि परंपरा है कुछ चेंज नहीं करेंगे। जनता को कुछ देने का वो मन होना चाहिए। देखिए सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको ये पता है कि मुझे और बजट में रिलीफ देकर वोटर साधने की जरूरत नहीं, हम जीते बैठे, हम फील गुड फैक्टर में हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी कुछ चेंजेस देंगे हम जुलाई में देंगे। ठीक है, ये एक नई परिपाटी इस बार से आई है, नई परंपरा लागू हुई। ठीक है जनक राम जी,
सरकार ने आज बजट पेश करते हुए यह बताया कि 25 करोड़ लोगों को वो गरीबी रेखा के बाहर ले आए हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं उसको लेकर। 2023 में यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 2015 और 16 में गरीबी रेखा के नीचे होने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो 25% है, जो 19 से 21 के बीच में घटकर 15% हो जाता है। नीति आयोग ने फिर रिपोर्ट जारी की उसके बाद, तो नीति आयोग ने कहा कि नहीं, वो 24.85% है गरीबी रेखा के नीचे, और जो घटकर 14.96% रह गए हैं। अगर इसके आधार पर भी आंकड़ा निकालें, और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो अगर 60% जनता को देश के आखिर मुफ्त राशन देने की जरूरत क्या है, अगर सभी लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए हैं तो? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज जो हम लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं अंतरिम बजट के लिए, एक आम बजट होता है। आपने स्वयं इस बात को दोहरा भी रहे हैं, अंतरिम बजट में जो पूर्व के किए हुए कार्यों को सुचारू रूप से हम कैसे चला सके, उसके लिए अंतरिम बजट आता है। अंतरिम बजट में आम चुनाव से ठीक पहले ये पेश जो आज हुआ है, अंतरिम बजट में नहीं जनकराम जी, वो बातें तो मैंने बता दी हैं, और सुबह से हम ये बता रहे हैं कि अंतरिम बजट का मतलब क्या होता है, आम बजट का मतलब क्या होता है। मैं आपसे जो संबोधन में आज कहा गया कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा के बाहर ले आए पिछले 10 सालों में, मैं उन आंकड़ों पर बात करना चाहता हूं कि अगर 25 करोड़ लोग भी बाहर आ गए हैं और एक मैक्सिमम संख्या है, यानी कि आपके आंकड़ों के हिसाब से 15% लोग ही ऐसे हैं देश में जो केवल गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो फिर 60% लोगों को हम मुफ्त राशन क्यों दे रहे हैं? ये तो पूर्ववर्ती सरकार की ये देन है कि जनकराम जी, मैं आपके आंकड़ों की बात कर रहा हूं, पूर्ववर्ती सरकार पे तो अभी मैं गया भी नहीं। मैं वही मुझे भी जो समय आपने दिया है, आपने देखा होगा कि 14 करोड़ नौजवानों को देश में आज स्किल्ड किया गया है। यही देश है ना। आपने जो 60% की बात करते ही, इसी देश में गरीबों को अन्न नहीं मिलता था, इसी देश में गरीबों को जनकराम जी, बड़ा स्पष्ट सवाल है मेरा। गरीबी रेखा से बाहर जनकराम जी 60% जनता को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं क्योंकि वो मुफ्त राशन नहीं कमा सकते हैं, वो राशन नहीं कमा सकते, अपना खाना नहीं कमा सकते, इसलिए हम 60% जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। फिर हम कह रहे हैं कि देखिए केवल 15% लोग गरीब रह गए हैं। कैसे यकीन करें? 60% को तो आप मुफ्त राशन दे ही रहे हैं। क्या ये सरकार के गरीबों को अन्न नहीं देना चाहिए? जनकराम जी, बड़ा स्पष्ट सवाल है। देखिए, मैं राजनीति नहीं करना चाहता जनकराम जी, देखिए आप मंत्री रहे हैं, जनकराम जी आप मंत्री रहे हैं, राजनीति आप बेहतर जानते होंगे। मैं तो पत्रकार हूं, सवाल करने जानता हूं, तो मैं आप ही के आंकड़ों के आधार पर आपसे सवाल कर रहा हूं। आपके सवाल को तो मैं जवाब दे रहा हूं। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, आप कैसे समझ लेते हैं घुमा रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूं ना कैसे घुमा रहे हैं। आपकी सरकार का यह कहना है, आपके नीति आयोग का यह कहना है कि 15% लोग ही गरीब बचे हैं, लेकिन हम राशन दे रहे हैं 60% को, तो फिर 60% को भी गरीबी में जोड़िए ना। आप 60% लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता रही है, और नीति आयोग ने जो रिपोर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर चिंतन मनन करके उस पर सुधार करने का प्रयास होगा। लेकिन जो आयोग ने रिपोर्ट दिया है, जो पूर्व में जो हुआ था, उसको राशन देना, उसको अन्न देना, उसके अच्छे घर देना, ये सरकार की लाजमी है। ठीक है, आपको एक और आंकड़ा देता हूं मैं। तेंदुलकर कमेटी बनी थी गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग हैं उसको जांचने के लिए, कांग्रेस की सरकार के समय पर 2011-12 में बताया गया था कि 27 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उसके यानी कि जनसंख्या का 21.9% लोग। 2004 में यह आंकड़ा 37.2% का था, और 2004 से 12 के बीच के अगर हम आंकड़े को निकालें तो 15% लोग गरीबी रेखा के बाहर आए थे। आप 10 साल में केवल 5% को बाहर लेकर आए, और आप पीठ थपथपा रहे हैं। कौन सी सरकार को अच्छा माना जाए जनकराम जी? ये मैं पीठ नहीं थपथपा रहा हूं, जनता ने जनादेश जो दिया है। जनकराम जी, मैं आंकड़ों पर बात करता हूं, जनता के जनादेश पर नहीं कर रहा हूं मैं। पिछली सरकारें भी जनादेश से बनी है, आपकी भी जनादेश से बनी है, 2024 में जो आएगी वो भी जनादेश से ही बनेगी। जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश ही। जनकराम जी, मैं आंकड़ों पर बात करना पसंद करता हूं। मैं वही आंकड़ा तो बता रहा हूं। आप मुझे यह बताइए
कि अगर 7-8 साल में कोई 15% लोगों को बाहर ले आए गरीबी की रेखा के, वो सरकार ज्यादा अच्छी, या 10 साल में जो केवल 5% लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लेकर आए वो अच्छी? आपको दोनों आंकड़ा सामने है। कई ऐसे क्षेत्रों में अमूलचूल परिवर्तन जो देश, जनकराम जी पहले मेरे सवाल का जवाब देखिए, पहले मेरे सवाल का जवाब। 10 साल के शासनकाल में ये देश में जितना परिवर्तन हुआ है, जनकराम जी जब उस परिवर्तन पर बात करूंगा तो उसके आंकड़े देना, अभी मैं गरीबी रेखा पर बात कर रहा हूं। वही आप मुझे ये बताइए जनकराम जी, बस मुझे इतना बता दीजिए कि एक सरकार है जो 7-8 साल में 15% लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल कर लाती है, एक सरकार है जो 10 साल में 5% लोगों को बाहर निकाल कर लाती है गरीबी रेखा के। कौन सी सरकार ज्यादा अच्छी, 15% गरीबी रेखा के बाहर लाने वाली या 5% को? जनकराम जी आपकी आवाज कट के आ रही है, आपकी आवाज साफ मैं सुन नहीं। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूं। एक सरकार है जो 8 साल में 15% लोगों को गरीबी रेखा के बाहर ले आती है, एक सरकार है जो 10 साल में 5% लोगों को गरीबी रेखा के बाहर लेकर आती है। कौन सी सरकार अच्छी? मुझे लगता है कि उनके किए हुए कार्यों को अगर जनता अगर भली भांति ये समझ गई होती तो फिर देश में नरेंद्र मोदी जी को 1 अरब 40 करोड़ जनता। जनकराम जी मैंने तो सिर्फ आपके सामने आंकड़ा रखा, आप बता दीजिए कौन सी सरकार अच्छी? इसको मोहर क्यों लगाती? मैं उसी आंकड़े पे बात कर रहा हूं, वही आंकड़ा पे मैं बात कर रहा हूं। अगर जनादेश का इतना ही सम्मान तो पिछले 60 साल से भी तो उसी को, जो आप कहते हैं कि 60 साल से देश बर्बाद कर दिया, तो जनादेश ही लेकर आ रहे थे ना वो लोग भी, फिर आप क्यों कहते हैं? आपको सम्मान करना चाहिए उस जनादेश का भी। इसीलिए तो जनता ने जनादेश मोदी जी के पक्ष में दिया है। जनकराम जी इसी को राजनीति कहते हैं कि आदमी अपनी अपनी कहे, दूसरा क्या बोल रहा है उसको सुने ही ना, उसे तुरंत इग्नोर कीजिए और अपनी लाइन फिट कर दीजिए उसमें लाकर, इसी को राजनीति कहते हैं। और आपकी मुस्कुराहट जनकराम जी ये बात बता रही है। चलिए ठीक है, अभिषेक राम जी, सरकार का एक तरफ ये कहना कि हम 25 करोड़ लोगों को, यानी कि 15% लोग ही अब बचे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन राशन वो 60% लोगों को मुफ्त में देती है। कैसे यकीन किया जाए सरकार के इन आंकड़ों पर? नहीं, वो आंकड़े ऐसे हैं, देखिए अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीब है जो कि 5 साल के लिए आगे राशन देंगे, 80 प्लस 25, मतलब ओरिजिनल तो ये थे 25, तो ये बाहर ले आए जी, 80 प्लस 25 से 105 करोड़ थे। ठीक है, और पुरानी सरकारें भी कुछ लेकर आई होंगी। हाँ, लेकिन पुरानी सरकार का आंकड़ा ये कहता है, मैं कहता हूँ पुरानी सरकार चलिए सारे 105 करोड़ गरीब छोड़ गई थी। नहीं, लेकिन पुरानी सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि 27 करोड़ लोग ही गरीबी रेखा के नीचे थे। तो 27 में से 25 ये ले आए, 2 बच गए पुराने और 80 इनके दौर में नए बन गए। तभी 78 नए बन गए, तभी तो 80 हुए जी। एक और चीज आप जरा आंकड़ों पर देखें कि रुपया कहां आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, ये ग्राफ भी सरकार ने दिया है, तो आप देखेंगे कि 28% जो रुपये आ रहा है, अब 100 रुपए में से 28 रुपए जो आ रहे हैं वो नया उधार लेकर आ रहे हैं जी। और उसमें से जो रुपया जा कहां रहा है, 20 रुपए सिर्फ ब्याज पेमेंट पे जा रहा है जी। यानी अगर वो नया उधार नहीं लेते तो ब्याज भी नहीं दे सकते थे जी। और ब्याज छोड़ो, वो रुपया जो उधार लिया हुआ है सरकार ने वो कब वापस करेंगे? आप किसी का भी देखिए 1/5 जो उसकी इनकम है, सोच कर देखिए, वो सिर्फ ब्याज में जा रही है और ब्याज देने के लिए आपको नया उधार लेना पड़ रहा है जी। तो आप ओरिजिनल पैसा कैसे वापस करेंगे? और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, रोड्स पर आप सारी टोल रोड बना रहे पीपीपी मॉडल में, पैसा लगाकर आप, पैसा तो टैक्स का है और उससे टोल रोड बना दी और टोल पर टोल कलेक्ट कर लिया। तो अगर मेरे ही पैसे से सड़क बनाने पर मेरे से टोल लिया गया तो पैसा गया कहां? जी। अब
सोचिए कितनी रोड नहीं बनी है बिना टोल के। हाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा जी। तो ये जो 2-3 आंकड़े हैं ये समझ के परे हैं, मेरे एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी समझ में नहीं आते जी। तो शायद आप पत्रकार हैं, आपको थोड़ी नॉलेज ज्यादा होगी, या जनक राम जी हैं। नहीं, इस बात को तो जनक राम जी बता सकते हैं। जनक राम जी जरा थोड़ा क्लियर कीजिए, वो कह रहे हैं कि मेरी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। सोचिए अर्थशास्त्री होने के बाद उनको भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप ही समझा सकते हैं, क्योंकि मंत्री तो वैसे भी ब्रह्मा हो जाते हैं, तो आप ही बता सकते हैं इन आंकड़ों को। ऐसा मुझे उपाधि न दे। हाँ, मैं भी एक आपके जैसे ही सामान्य व्यक्ति में बैठा हूँ, और जब आप शास्त्री की बात है मैं सभी को सम्मान करता हूँ, और मुझे लगता है कि सभी लोग समझते हैं और समझदार भी हैं, और देश में जिस तरह से पूर्व में होते आया है उससे निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री वर्तमान के निकालने का प्रयास किए हैं। अब मुझे लगता है कि हम उतने नहीं बता सकते हैं अर्थशास्त्री जी को, मैं उनको सम्मान निश्चित रूप से करता हूं, लेकिन दुबे जुबान से जरूर आप स्वीकार करेंगे कि जिस परिप्रेक्ष्य में भारत कहीं खड़ा था उस भारत को नई गति देने का काम आज लोकतंत्र तरीके में आज की वर्तमान सरकार ने किया है, उसको देश की जनता ने सर आंखों पे रखी है। अब आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं तो गरीब परिवेश से गरीब परिवेश में जिस तरह से वो रोड के क्षेत्र हो, पानी के क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र हो, ये तमाम पुल पुलिया के क्षेत्र हो, गरीबों का मूल सुविधा के क्षेत्र हो, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की ही ठीक है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आज बजट आया और बजट के आधार पर जो सरकार ने अपने भाषण में कहा वो भी आपने सुना और हमारी चर्चा को भी सुना। अब इस पर मंथन करना आपका काम है।